अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को जारी है। धन्य धन्य तिन्हि ते काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई हरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। करिए मोक्ष उपाय। क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे पहले। क्वेश्चन नंबर 439 क्षयोपशम और क्षयोपशम लब्धि में क्या अंतर है। ये बुक में नहीं मिलेगा, अलग से अपने को देखना है। बोलिए निशान। क्षयोपशम तो मात्र घातीय कर्मों की देशघाती प्रकृतियों में ही पाया जाता है, जबकि क्षयोपशम लब्धि में जो अनुभाग प्रति समय अनंत गुना घटता है, वह कार्य सभी घाती अघाती कर्मों की अप्रशस्त प्रकृतियों में होता रहता है। क्षयोपशम में तो देशघाती कर्म प्रकृतियों का जितना अनुभाग है उतना ही उदय में आता है, जबकि क्षयोपशम लब्धि में अनुभाग प्रति समय अनंतवा भाग होकर उदय में आता रहता है। नंबर 3, क्षयोपशम तो निरंतर वर्तता है, नींद बेहोशी में भी कायम रहता है, जबकि क्षयोपशम लब्धि अंतर मुहूर्त मात्र के लिए ही होती है और वह भी जागृत अवस्था में ही होती है। बढ़िया, ठीक है। बोलिए सुनीता आंटी क्या कह रहे हैं। एक अंतर और है, बोलिए। और क्षयोपशम मतलब एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय सभी जीवों में पाया जाता है, और क्षयोपशम लब्धि मात्र संगी पंचेंद्रिय जीवों में ही पाई जाती है। बढ़िया। क्षयोपशम लब्धि होगी वो संगी पंचेंद्रिय जीवों में ही पाई जाएगी। क्षयोपशम है वो तो सब में ही है, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक सब में। अच्छा, बढ़िया। आगे, विशुद्धि लब्धि किसे कहते हैं। पूर्णिमा आंटी बोलिए। मोह का मंद उदय आने से मंद कसाय रूप भाव हो कि जहाँ तत्व विचार हो सके, सो विशुद्धि लब्धि है। क्षयोपशम लब्धि प्राप्त होने पर जीव को साता वेदनी आदि प्रशस्त प्रकृतियों के बंध के कारण हो धर्मानुराग रूप शुभ परिणामों की प्राप्ति होना विशुद्धि लब्धि है। ठीक, बढ़िया। देशना लब्धि किसे कहते हैं। देशना लब्धि किसे कहते हैं। प्रीति। जिन देव के उपदिष्ट तत्व का धारण हो, विचार हो, सो देशना लब्धि है।
या 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ मोक्ष मार्ग सच्चे देवशास्त्र गुरु का स्वरूप स्वपर का ज्ञान हे उपादेय भाव इत्यादि संबंधी सच्चे उपदेश को देशना कहते हैं और उस देशना का श्रवण ग्रहण धारण निर्धारण और परिणमन देशना लब्धि कहलाती है। या देशना का मिलना और उपदेशित पदार्थों का ज्ञान में धारण होना देशना लब्धि है। बढ़िया। इन तीनों लब्धियों में किन कर्मों का निमित्त मुख्य रूप से होता है? कर्मों का निमित्त कहा है, अब वो उदय रूप हो सकता है, शिवोपशम रूप हो सकता है, कैसे भी मुख्य रूप से किन कर्मों का उदय बताया गया है? सुनीता आंटी। क्षोभसम लब्धि में ज्ञानावर दर्शनावर अंतराय तथा आघाती अप्रशस्त प्रकृति का निमित्त होता है। विशुद्धि लब्धि में मोहिनी कर्म का निमित्त मुख्य है और देशना लब्धि में साता वेदनी कर्म का मतलब निमित्त मुख्य है। फिर से बोलिए। क्षयोपशम में मतलब क्षोभसम लब्धि में ज्ञानावर दर्शनावर अंतराय तथा आघाती अप्रशस्त प्रकृति का निमित्त होता है। अघातिया में आघाती में अप्रशस्त प्रकृति का अप्रशस्त प्रकृति का निमित्त, मतलब अप्रशस्त प्रकृतियों का उदय रहे, क्या निमित्त रहेगा? मतलब अप्रशस्त प्रकृति में होता है ना, जैसे इसका पूछा है ना इन्होंने, तीनों लब्धियों में किस कर्मों का निमित्त मुख्यता है, तो इसका मतलब ज्ञानावर दर्शनावर और अंतराय में तो क्षय और क्षोभसम ये होता है ना। वो तो बात ठीक है, अभी प्रश्न ये है कि क्षयोपशम लब्धि में कौन से कर्म का निमित्त है। अब वो निमित्त किस रूप में है? उदय रूप में है, क्षयोपशम रूप में है, क्षय रूप में है? उदय रूप में और क्षय में होगा। अप्रशस्त प्रकृतियों का उदय रहेगा तो वो क्षयोपशम लब्धि में निमित्त बनेगा? नहीं, क्षोभसम में नहीं बनेगा। तो फिर आप बोल रहे हो ना वो, हाँ, आपने क्या सोच के लिखा? अप्रशस्त प्रकृतियों का उदय, अप्रशस्त प्रकृति। बोलो प्रीति, तुम कुछ कह रही हो? हाँ, वो भाभी उसमें था ना कि उनका अनुभाग अनंत गुना हीन होके आएगा। हाँ, वो मैं समझ गई हूँ परिभाषा के आधार पे, लेकिन उसको निमित्त रूप में, निमित्त तो क्षयोपशम में मुख्य रूप से ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षयोपशम, मुख्यतः शब्द भी दिया है ना उसमें मुख्य रूप से। वो तो वो काम हो रहा है कि अब फिर अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग हीन होके आ रहा है, फिर वो प्रशस्त प्रकृतियों का भी तो अनुभाग आ रहा है बढ़ के, फिर वो भी कहना पड़ेगा। वो तो सब है ही, वो तो सब है, पर यहाँ निमित्त मुख्य रूप से बताना है तो ज्ञानावन दर्शनावन अंतराय का क्षयोपशम वो निमित्त है। वो अप्रशस्त प्रकृतियों का इसमें लेंगे तो मतलब थोड़ा चक्कर पड़ेगा। ये उदय और ये नहीं आएगा फिर इसमें। हाँ, अप्रशस्त का उदय बोलेंगे जब तो वो बात ही उल्टी सी हो जाएगी। अप्रशस्त का उदय उसमें लब्धि में निमित्त बन रहा है, अलग हो जाएगा। अप्रशस्त का अनुभाग मंद होता हुआ उदय में आ रहा है, या तो ऐसा कहें तो वो लब्धि में निमित्त उसको कहने की बजाय वो जब लब्धि होती है तब ये काम होता है ऐसे। इनका अनुभाग जब मंद हो जाता है तो मतलब जीव को तत्व विचार की शक्ति आ जाती है, अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग हीन हो जाता है, तब ऐसा नहीं है। तत्व विचार की इसलिए वो मुख्यतः शब्द है, वो तो सब होता है, लेकिन तत्व विचार की शक्ति मुख्य रूप से आएगी ज्ञानावरणादि के क्षयोपशम से, और फिर उसके साथ में और प्रकृतियों का अनुभाग हीन होता हुआ उदय में आ रहा है। वो साइड वाले चीजें हैं, वो कुछ साइड में सहायक है। मुख्य निमित्त कौन सा कहलाएगा? मुख्य निमित्त ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षयोपशम। ये अप्रशस्त का मुख्य नहीं आएगा फिर इसमें। हाँ, तो अप्रशस्त को लेंगे तो फिर प्रशस्त को भी लो साथ में, फिर सारे ही आ गए, फिर मुख्य कहाँ रहा जब सारे ही आ गए। ज्ञानावरण आदि में ये 3 आएंगे ना, ज्ञानावरणादि 3, और विशुद्धि लब्धि में आपने कहा मोहनीय कर्म का, तो कौन सा मोहनीय है? इसमें मोहिनी कर्म के तो चारों ही आ जाएंगे ना। मोहनीय कर्म के चारों कौन से है क्षयोपशम और ये। मैम कौन सा मोहनीय? दर्शन मोहनीय कि चारों कैसे? आप वो जो कह रहे हो यानी मोहनीय कर्म का क्षय भी निमित्त हो जाएगा, उपशम भी निमित्त हो जाएगा, क्षयोपशम भी निमित्त हो जाएगा, ऐसा कैसे होगा? मोहनीय कर्म का निमित्त है तो कौन से मोहनीय कर्म का निमित्त है?
दर्शन मोहिनी। नहीं। विशुद्धि लब्धि में कौन से मोहनीय कर्म का निमित्त है? चारित्र भाव। चारित्र मोहनी। चारित्र मोहनी, ये कषाय मंद होंगी ना, कषाय मंद, वो कौन सा कर्म है? दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी है? उसमें दिया है ना, कषायों की ऐसी मंदता हो, मोह का मंद उदय आने से मंद कषाय रूप भाव हो, तो कौन से मोह का मंद उदय आ रहा है? ये चारित्र मोहनी की मुख्यता। वो तो दर्शन मोहनी भी मंदी ही होगा, तभी होगी लब्धियां। ऐसा नहीं है कि दर्शन मोहनी, लेकिन अभी मुख्यता की बात चल रही है, तो चारित्र मोहनी का मंद उदय। और देशना लब्धि में ठीक है, साता वेदनी का निमित्त मुख्य रूप से है। प्रायोग्य लब्धि किसे कहते हैं? अनिता आंटी। जब कर्मों की सत्ता अंतर कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण रह जाए और अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग घटकर द्विस्थानीय रह जाए और प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग चतुर्थ स्थान हो जाए, उसे प्रायोग्य लब्धि कहते हैं। ठीक। अभी देशना लब्धि में साता वेदनीय का कैसे बैठता है? देशना लब्धि में साता वेदनी का ऐसे कि मतलब वो हमको अनुकूल हो रही है, जो उपदेश मिला वो हमको अनुकूल लग रहा है। यद्यपि वो संयोग रूप में ऐसा नहीं दिखाई देगा उसमें, लेकिन जो देशना हमको मिली है वो देशना हमको अनुकूल फील हो रही। साता वेदनी का मतलब अनुकूल वेदनियम साता, तो वो देशना अपने को हित रूप लग रही है, अच्छी लग रही है, तभी वो लब्धि कही जाएगी। तब उस पे फिर श्रवण ग्रहण धारण विधारण ये जो काम होंगे, इस अपेक्षा से उसको साता वेदनी का उदय कहा गया। और वो 6 उत्सव में ज्ञानावरण आदि है, उसमें आदि में दर्शन आवरण, ज्ञानावरण और अंतराय ये आएंगे। और कौन हाँ, से? ये तीनों। एक और ले लेते हैं। ये चारों लब्धियां किस किस के हो सकती है? क्या इन 4 लब्धियों के बाद सम्यक तो हो ही जाएगा? बोलिए ममता भाभी। कुछ प्रश्न तो सरल होते हैं, कुछ जरूरी नहीं अपन ने नहीं किए हैं तो ये चारों लब्धियां भव्य और अभव्य दोनों को होती हैं, और 4 लब्धियां होने के बाद सम्यक तो हो भी और नहीं भी हो। इन 4 लब्धियों के बाद सम्यक होने का नियम नहीं है। एक और ले लेते हैं तो 445 हो जाएंगे। तत्व विचार वाले को सम्यक होने का नियम क्यों नहीं है? बोलो प्रीति। तत्व विचार वाले को सम्यक्त का नियम नहीं है, क्योंकि श्री गुरु के तत्व उपदेश पर विचार करके या तो उसको ऐसा ही है ऐसी प्रतीति हो, अथवा अन्यथा विचार हो, अथवा अन्यथा विचार में लगकर उस उपदेश का निर्धार ना करने से प्रतीति ना भी हो। ठीक है, और किसी ने और कुछ लिखा है? और किसी ने लिखा ही नहीं हुआ? लिखा है निशांति। नहीं, वो बुक से यही लिखा है। ऐसे ठीक है, यही बढ़िया। लिखा था हमने। ठीक है, बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाभी इस वाले क्वेश्चन में ये जो पहला उसने सोचा है ना कि विचार करके उसको ऐसा ही है ऐसी प्रतीति हो जाए, तो हो जाएगा ना उसको सम्यक, या तब भी कर्म पे डिपेंड करेगा? नहीं, विचार करेगा और फिर प्रतीति हो जाएगी, तो प्रतीति होना वो सम्यक है। उसको ऐसा ही है यह प्रतीति हो जाए तब तो सम्यक का नियम होगा। हाँ, प्रतीति हो गई तो वो फिर सम्यक है। नहीं, खाली विचार चल रहा है। इसमें प्रश्न क्या था कि तत्व विचार वाले को सम्यक होने का निर्णय नहीं, खाली विचार चल रहा है तो सम्यक का नियम नहीं है। लेकिन विचार होने के बाद में प्रतीति हो गई, मतलब वो निर्णय हो गया। तो निर्णय का नाम ही प्रतीति कहो या सम्यक कहो, वो डिसीजन है, तो वो सम्यक कहा जाएगा।
यही बात है ना, पेज नंबर 260 पर भी आई है ना, लास्ट पैरा में। तत्व विचार रहित, वो मतलब प्रतीति नहीं हुई है तो फिर तत्व विचार होने पर भी उसको सम्यक तो नहीं हुई, यही चीज हाँ। यहाँ पे भी। भाई विचार का प्रयोजन क्या था, विचार किस लिए किया था? देखो, हमारे पास बहुत सारे, हमें यानी लड़की की शादी करनी है, बहुत सारे अपने पास में ऑप्शंस आए हैं, मान लो बायोडेटा आए हैं, हमने बहुत विचार कर लिया, ये कैसा है, ये कैसा है, ये कैसा है। अब विचार करने के बाद में बहुत बार ऐसा होता है, मतलब किसी भी चीज में अपन बहुत डिस्कशन हो जाती है, विचार होता है, लेकिन निर्णय निकला ही नहीं, कुछ डिसीजन हुआ ही नहीं है। तो डिसीजन नहीं हुआ तो फिर क्या मतलब का? विचार होने के बाद में काम हो ही जाएगा, ये जरूरी नहीं है। विचार होने के बाद में एक निर्णय आ जाए कि ये वाला काम करना है, ये फाइनल है, तब तो उस विचार की सार्थकता है, अदरवाइज कोई मतलब का नहीं रहा वो विचार, बस टाइम पास हो गया खाली। तो ये भी तत्व विचार तो किया, लेकिन तत्व विचार के बाद में निर्णय ही नहीं किया, निर्णय नहीं हुआ, वो प्रतीति नहीं हुई कि वास्तव में मैं कौन हूँ, ऐसा अपना श्रद्धान रूपी निर्णय वो नहीं हुआ। अंतरंग मतलब वर्बली शब्दों में, इनमें नहीं, अंदर भाव भासना पूर्वक वो नहीं हुआ, तो फिर सम्यक तो नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये अपना अधिकार पूर्ण होने वाला है। इधर तो वो तत्वार्थ सूत्र में हो गया है और इधर यहाँ भी होने वाला है, और इस बार उभयाभासी और सम्यक सन्मुख दो विषय आएंगे। निश्चयाभासी और व्यवहाराभासी का हो ही चुका है अपना एग्जाम, तो उभयाभासी और सम्यक सन्मुख दोनों आएंगे। तो आप लोग माइंड अपना सेट कर लें। देखिए कहाँ तक पढ़ा था कल अपन ने, 265 पेज पे। बोलिए रेणु जी। ये उभयाभासी तो मेरा पढ़ा हुआ ही नहीं है, इसके नोट्स है क्या? नहीं, नोट्स कुछ भी नहीं। हाँ, मेरा पढ़ा हुआ ही नहीं है उभयाभासी। तो कब होंगे एग्जाम? अभी तय कर लेंगे तारीख, ये पूरा होगा उसके बाद में तत्वार्थ सूत्र से आगे पीछे करना पड़ेगा। मैं तो दे ही नहीं पाऊंगी, पढ़ा हुआ ही नहीं है मेरा ढंग। कोई बात नहीं, चलिए पेज नंबर 265 पर। बुक शेयर करने की जरूरत तो नहीं है, सबके पास में है? शशि जी आपके पास नहीं है? चलिए कर देते हैं। ये यहाँ तक अपना हो गया था, इस अपेक्षा गुणस्थानों का पलटना शास्त्र में कहा है। आगे बढ़ते हैं हम अपन। इस प्रकार जो सम्यक से भ्रष्ट हो उसे साधी मिथ्या दृष्टि कहते हैं। किस प्रकार सम्यक से भ्रष्ट हो, ये ऊपर कहा कि वो, ये जो पूरी पीछे बात चली थी, कल जो अपनी बात चली थी कि तत्व श्रद्धान किया, उसके बाद में फिर से वो श्रद्धा में संशय कहो या विपरीतता कहो, वो आ जाती है। जो वास्तव में ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, वो संशय विपर्य अनध्यवसाय से रहित होता है। और यदि वो संशय आ गया, खड़ा हो गया, या विपरीतता आ गई, तो वो सम्यक ज्ञान नहीं रहेगा, और वो ज्ञान सम्यक नहीं रहेगा तो श्रद्धा भी सम्यक नहीं रहती है। या इधर से कहो कि श्रद्धा विपरीत होती है तो वो ज्ञान भी विपरीत हो जाता है। ये श्रद्धा विपरीत कैसे हो जाती है? मूल कारण तो उसमें मिथ्यात्व कर्म है, मिथ्यात्व का उदय आ जाता है। तो ये जो यथार्थता भाषित हुई थी, जो निर्णय कर लिया था, उस निर्णय में ही कंफ्यूजन खुद को खड़ा हो जाता है। तो उसमें मूल कारण क्या है कि वो कर्म का उदय, वो मूल कारण अंदर में है। बाहर में कोई कारण हो, दिखाई दे, तो उस पर आरोप कर देते हैं, और अगर बाहर में कोई नई कारण दिखाई दे रहा है तो अंतरंग कारण तो सदा है ही कि वो मिथ्यात्व का उदय होगा, तभी वो श्रद्धा से भ्रष्ट होगा। तो इस प्रकार जो सम्यक से भ्रष्ट हो उसे साधी मिथ्या दृष्टि कहते हैं। साधी मतलब जिसकी शुरुआत हो गई है। किस चीज की शुरुआत हो गई है? मिथ्यात्व की। आज तक कभी अगर सम्यक तो प्राप्त नहीं किया तो वो है अनादि मिथ्या दृष्टि, क्योंकि वो अनादि काल से मिथ्यात्व चला ही आ रहा है। और जिसने एक बार सम्यक प्राप्त करके और छोड़ दिया है, तो उसकी अब मिथ्यात्व की शुरुआत की डेट हम बता सकते हैं। अनादि काल से जिस मिथ्या दृष्टि है तो उसकी डेट ही नहीं बता सकते। अनादि को कौन पकड़ सकता है? वो तो अनादि है, इसलिए अनादि मिथ्या दृष्टि। पर अब इसको साधी क्यों कह रहे हैं?
क्यों एक बार इसने सम्यक प्राप्त किया और अब इसका मिथ्यात्व कब से शुरू हुआ, ये सम्यक प्राप्त करके छूटा और अब इसका मिथ्यात्व कब से शुरू हुआ, तो वो उसकी शुरुआत अब पकड़ में आ गई, तो उसको साधी मिथ्या दृष्टि कहते हैं। इस प्रकार से ये मिथ्या दृष्टि हो गया। उसके भी पुनः सम्यक की प्राप्ति में पूर्वोक्त 5 लब्धियां होती हैं। इस प्रकार जब सम्यक से भ्रष्ट हो गया वो साधी मिथ्या दृष्टि हो गया, और वो फिर से सम्यक तो यदि प्राप्त कर रहा है तो उसमें भी पूर्वोक्त 5 लब्धियां होती हैं। किसमें 5 लब्धियां होंगी फिर से, ये कौन से सम्यक की बात चल रही है, ये प्रथमोपशम की बात चल रही है। यदि ये साधी मिथ्या दृष्टि हो गया है और वो दोबारा से प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त कर रहा है, तो ये पूर्वोक्त 5 क्षयोपशम विशुद्धि देशना प्रायोग्यकरण, ये 5 लब्धियां उसके होती है। लेकिन उसमें विशेष बात क्या है, विशेष इतना कि यहाँ किसी जीव के दर्शन मोह की 3 प्रकृतियों की सत्ता होती है, सो तीनों का उपशम करके प्रथमोपशम सम्यक्त्वी होता है। देखो प्रथमोपशम सम्यक्त्व जब होता है तो अभी सामान्य रूप से प्रथमोपशम सम्यक की बात करना या अनादि मिथ्या दृष्टि के हिसाब से करें। अनादि मिथ्या दृष्टि को प्रथमोपशम सम्यक तो होता है तो वो कितनी प्रकृतियों का उपशम करता है, उंगली से बता सकते हैं आप लोग? बढ़िया, 5 प्रकृतियों का। 5 प्रकृतियां कौन सी हैं? बोलिए शशि जी, आपकी बहन का जवाब तो गलत था। बोलिए 5 प्रकृतियां कौन सी हैं, अनम्यूट करिए। मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति और अंतानुबंधी की। तो कितनी हो गई? अनंतानुबंधी 1 और वो 3 तो 4 ही हुई। नहीं, चारों की भी कर सकता है, 7 भी कर सकता है, 5 भी कर सकता है। नहीं, अभी तो अनादि मिथ्या दृष्टि की आपने 5 बताई थी। हाँ, तो कौन सी 5 हुई? मिथ्यात्व की हो गई, हम्म, मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और अंतानुबंधी की होगी क्या? नहीं होगी। देखिए बोलिए भारती आंटी। अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालोक 4 और मिथ्यात्व। मिथ्यात्व अनादि मिथ्या दृष्टि है ना, उसके पास में टुकड़े ही नहीं है, मिथ्यात्व तो अखंड ही है एक, उसके पास 3 है ही नहीं। 3 कब होती है? प्रथमोपशम सम्यक तो होने पर वो 3 होती है। वो जो हमने गैप बनाया था ना, उस गैप में वो सम्यक दर्शन हुआ, उस सम्यक दर्शन के काल में ये अब जो ऊपर गैप के ऊपर जो कर्म रखा है उस कर्म के 3 टुकड़े किए जाते हैं। तो सम्यक दर्शन होने से पहले वो 3 टुकड़े नहीं हो सकते हैं। अनादि मिथ्या दृष्टि के पास में 3 प्रकृतियां है ही नहीं। बोलिए भारती आंटी। एक चीज और पूछ रही थी, जैसे इसमें लिखा है ना कि सादी मिथ्या दृष्टि होगा, तो लेकिन जब उसका सम्यक तो छूटेगा तो वो तो मिथ्यात्व के 3 टुकड़े एक हो जाएंगे, तभी ना वो फिर से वापस नहीं, वो चर्चा अभी कर रहे हैं, वहां तक अभी पहुंच रहे हैं अपन, उसी को बता रही हूँ। अनादि मिथ्या दृष्टि है वो 5 प्रकृतियों के उपशम पूर्वक प्रथमोपशम सम्यक तो प्राप्त करता है। एक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी की 4। मिथ्यात्व उसके पास में एक अखंड ही है, 3 टुकड़े नहीं हुए हैं। 3 टुकड़े किसके होते हैं? कि जो जीव जीवन में जिसने एक बार भी प्रथमोपशम सम्यक तो प्राप्त किया है तब उसके 3 टुकड़े होते हैं, यानी सादी मिथ्या दृष्टि के 3 टुकड़े होते हैं। तो अभी हमने सामान्य रूप से कल तक ये पढ़ा था कि दोबारा से प्रथमोपशम कब होता है, ये 3 टुकड़े जुड़ जाएं तब वो दोबारा से फिर उसको प्रथमोपशम होता है। लेकिन वो सामान्य रूप से मैंने कहा था, एक्चुअल में तो है वो टाइम पर आधारित है कि प्रथमोपशम सम्यक तो कब होगा दोबारा। प्रथमोपशम सम्यक तो दोबारा पल्ले के असंख्यात भाग, पल्ले बटा असंख्यात इतना काल बीत जाए उसके बाद ही दोबारा होता है प्रथमोपशम सम्यक। पल्ले के असंख्यातवें भाग काल के बाद ही प्रथमोपशम सम्यक तो दोबारा हो सकता है, और पल्ले का असंख्यातवा भाग काल यदि नहीं बीता है तो वो दोबारा क्या होगा, वो दोबारा होगा क्षयोपशम जब भी करेगा।
तो वो पल्ले का असंख्यात्वा भाग काल की बजाय मैंने वो मतलब उस आधार पे कहा था सामान्य रूप से, पर बारीकी में यही है। देखिए पल्ले का असंख्यात्वा भाग काल अगर बीता, एक्चुअल में क्या होता है, जैसे ही कोई जीव सम्यक प्राप्त किया था, उसके 3 टुकड़े हो गए थे, और जैसे ही वो मिथ्यात्व में पहुंचा, मिथ्यात्व में पहुंचते ही वो सम्यक प्रकृति और मिश्र, ये जो 2 प्रकृतियां हैं, मिथ्यात्व में पहुंच गया तो मिथ्यात्व तो आई गई है, फ्रंट पे उदय में आई गई है। अब ये जो 2 बची हुई हैं, सम्यक प्रकृति और मिश्र, इनका क्या होता है, इनका कन्वर्जन होना चालू हो जाता है, संक्रमण होना चालू हो जाता है, उसको बोलते हैं उद्वेलना संक्रमण। उद्वेलना का मतलब क्या है, बिना किसी बाहरी हम कोई विशुद्ध परिणाम कर रहे हैं कि कोई पुरुषार्थ करते हैं, उसके बिना ही अगर कर्म प्रकृतियां दूसरे में कन्वर्ट हो रही हैं तो वो कहलाती है उद्वेलना। संक्रमण का ही एक टाइप है, मतलब चेंज हो रही है। तो मिथ्यात्व में आते ही सम्यक प्रकृति और मिश्र प्रकृति वो मिथ्यात्व में कन्वर्ट होना चालू हो जाती है, लेकिन ये कन्वर्जन बहुत स्लो होता है, बहुत स्लो होता है, बहुत ही स्लो स्पीड में। तो सबसे पहले पूरी की पूरी कन्वर्ट कौन होगी, सम्यक मिथ्यात्व कन्वर्ट होगी कि मिश्र कन्वर्ट होगी? जब भी कभी कंप्लीट होगी, पूरी की पूरी मिथ्यात्व में हो जाए, ये स्टार्ट हो जाता है दोनों का एक साथ कन्वर्जन, लेकिन पूरा होने में टाइम लगता है। पहले एक कन्वर्ट होती है, फिर दूसरी पूरी कन्वर्ट होती है। तो आप अपने नॉलेज से बताइए कि पहले पूरी कौन सी कन्वर्ट होगी, मिश्र कन्वर्ट होगी कि सम्यक प्रकृति कन्वर्ट होगी? मिश्र होगी। नहीं, पहले मिश्र नहीं कन्वर्ट होगी, पहले सम्यक प्रकृति कन्वर्ट होगी। मिश्र यानी वो प्रकृतियों में आप लेवल देखेंगे ना, सम्यक प्रकृति थोड़ी बेटर है, मतलब कंपैरेटिवली, ये नहीं कह रहे हम वो पुण्य प्रकृति है या कुछ। और दूसरी बात, ये तो समझ लो वैसी बात है। असली बात क्या है, सम्यक प्रकृति में परमाणु कम होते हैं, मिश्र प्रकृति में परमाणु ज्यादा होते हैं। वो एक बार मैंने बताया था आप लोगों को, वो विभाजन कि वो अनुभाग के आधार पर, देशघाती सर्वघाती प्रकृतियों के अनुभाग के आधार पे, एक बार थोड़े दिन हो गए हैं, एक बार बताया था, तो समझ लीजिए, ऐसा नहीं ध्यान है तो। मिश्र प्रकृति में परमाणु ज्यादा होते हैं, सम्यक प्रकृति में परमाणु कम होते हैं। तो पहले पूरी कन्वर्ट कौन हो जाएगी, जिसके परमाणु कम है, और उसके बाद में फिर सेकंड नंबर पे कौन होगी कि फिर उससे ज्यादा जिसके हैं वो। तो दोनों का कन्वर्जन का काम एक साथ स्टार्ट होता है मिथ्यात्व में आते ही, और इनको कन्वर्ट होने में टाइम लगता है पल्ले का असंख्यात्वा भाग काल, इतना टाइम तो लगता ही है। तो कभी कभी क्या होता है कि पल्ले का असंख्यात्वा भाग काल बीत गया तो भी वो कन्वर्ट नहीं हो पाई पूरी, और वो प्रथमोपशम सम्यक के लिए नियम क्या है, प्रथमोपशम सम्यक तो पल्ले का असंख्यात्वा भाग काल जाने से पहले, बीतने से पहले नहीं होगा। तो ऐसा हुआ कि मिथ्यात्व में आ गया और पल्ले का एक असंख्यात्वा भाग काल बीत गया, लेकिन ये असंख्यात्वा भाग अभी थोड़ा छोटा था, इनको कन्वर्ट होने में जितना टाइम लगना था वो असंख्यात्वा भाग काल बड़ा टाइम है थोड़ा, और ये जो अभी बीता है ये थोड़ा छोटा वाला बीता है। इतना तो अब समझ में आता है। अब मैं बार बार में पल्ले का असंख्यात्वा भाग नहीं बोलूंगी, असंख्यात काल ऐसा बोलूंगी ना, वो बड़ा होता है बोलने में। तो असंख्यात के असंख्यात टाइप होते हैं, तो एक छोटा असंख्यात काल बीता और उतना बड़ा असंख्यात काल नहीं बीता जितना उनको कन्वर्ट होने में, पूरा का पूरा कन्वर्ट होने में चाहिए था। तो अभी टुकड़े 3 ही बचे हैं, बहुत सारे उसके परमाणु कन्वर्ट हो भी चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी 3 भेद रखे हैं सत्ता में, 3 प्रकृतियां रखी है। तो क्योंकि अब वो असंख्यात काल उसका बीत गया है, इसलिए अगर वो दोबारा सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहा है, दोबारा सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहा है, तो उसको वापस से उतना ही पुरुषार्थ लगेगा। ये जो बात कही जा रही है कि 5 लब्धि चाहिए, करण तीनों चाहिए, ये क्या बता रहे हैं कि वापस से पूरा काम करना पड़ेगा, पूरा पुरुषार्थ, ये पुरुषार्थ की अधिकता बता रही है। इसमें विशेष विशुद्धि चाहिए, विशेष पुरुषार्थ चाहिए। अगर अपना थोड़ा बहुत काम किया हुआ है, जैसे पहले का थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, तो जल्दी से समझ में आ जाता है,
और कोई पहली बार पढ़ रहा है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ है, तो ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है समझने के लिए, काम के लिए। वही चीज यहाँ पर है। तो ये 3 टुकड़े बचे हुए हैं, तब भी प्रथमोपशम सम्यक हो सकता है। और फिर ऐसा हुआ, ये 3 टुकड़े थे और प्रथमोपशम सम्यक नहीं किया किसी ने, फिर थोड़ा और टाइम बीता तो वो 3 की जगह 2 हो गए, सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व में कन्वर्ट हो गई पूरी। अब क्या बची है? मिथ्यात्व और मिश्र, ये 2 बची है। तो अब इस समय कोई करे तो वो प्रथमोपशम करेगा। वो कितनी प्रकृतियों का उपशम करेगा? वो 6 का करेगा, 4 अनंतानुबंधी और ये 2 ये बची है। और थोड़ा और टाइम बीत गया, अब वो मिश्र भी पूरी की पूरी मिथ्यात्व में कन्वर्ट हो गई। तो अब ये साधी मिथ्या दृष्टि जी अब ये कितनी प्रकृतियों का उपशम करेगा? ये 5 का करेगा वापस। समझ में आ रहा है? तो आप लोग देखेंगे, जो लोग पहले पढ़े हुए हैं गुणस्थान विवेचन में, वहां चौथे गुणस्थान की परिभाषा में वहां दिया है 5, 6 या 7 प्रकृतियों के उपशम से। वो ये 3, वो कैसे होगा 5, 6 या 7 प्रकृतियां? कि ये 5 तो समझ में आई गई कि सारी की सारी जुड़ गई हैं, अकेला एक मिथ्यात्व हो गया है, और 4 अनंतानुबंधी की, ये तो 5। और 6 का उपशम कब होगा? कि वो होगा तो तभी पल्ले का असंख्यात्वा भाग काल बीत जाने के बाद ही, लेकिन फिर भी वो पूरा नहीं जुड़ पाए, 2 रह गई, 3 की जगह 2 रह गई। और 7 का कब होगा? कि वो भी होगा पल्ले का असंख्यात्वा भाग काल बीतने पर ही, पर वो अभी कोई सी भी नहीं जुड़ पाई है, 3 की 3 ही बची हुई है। परमाणु बहुत कम हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो प्रकृतियां भी 3 बची हैं। तो वो बात यहाँ पर कही है कि उसके भी यहाँ भी यहाँ विशेष इतना यहाँ जानना कि किसी जीव के दर्शन मोहनी की 3 प्रकृतियों की सत्ता होती है, तो तीनों का उपशम करके प्रथमोपशम सम्यक भी होता है। तो एक कौन सा जीव होगा? जीव वही होगा कि उसको प्रथमोपशम एक बार प्राप्त किए हुए पल्ले का असंख्यात्वा भाग काल उसका व्यतीत हो गया। ऐसा नहीं कि अभी प्रथमोपशम किया, अभी के अभी 3 टुकड़े किए हुए हैं, 100, 200, 1000, 2000 साल बीते हैं और दोबारा से प्रथमोपशम कर ले तो नहीं होगा। उतना टाइम बीतने के बाद ही वो होगा। बोलिए पूर्णिमा जी। फिर एक भाव में 2 बार हो तो प्रथमोपशम सम्यक, ऐसा किस अपेक्षा से कहा? उतनी नहीं, आयु किसने नहीं होगी कहा? तो? किसने कहा एक भाव में 2 बार हो सकता है? अच्छा, वो एक भाव में कितने बार ले सकता है फिर? देखो, एक भाव में 2 बार कहाँ पढ़ा, मतलब ऐसा कुछ ध्यान है आपको? ध्यान तो नहीं हो। अच्छा, श्रेणी का है क्या वो? बराबर, करेक्ट, आ गया ख्याल में। श्रेणी है। हाँ, एक भाव में तो उपशम प्रथमोपशम श्रेणी 2 बार हो सकती है। सम्यक तो नहीं है। सम्यक तो ये पल्ले का संख्यात्व भाग बाद ही होगा। हाँ ठीक है, मैं श्रेणी क्या समझ गई थी इसमें, हाँ, इसलिए ठीक है। बोलिए रेणु जी, बोलिए। अभी आपने जो कहा ना, मैं उसका समझ नहीं पाई कि मतलब अगर उसको तीनों जो 3 टुकड़े हो गए हैं वो अभी बाकी है, वो अभी मिक्स नहीं हुए आपस में, और वो जो आपने बोला ना पल्ले का संख्यात्वा भाग अभी जो बड़ा वाला है वो बाकी है उसमें, मतलब तो आप बोले कि तभी भी उसको मतलब वापस प्रथमोपशम करना पड़ेगा, तब तो वो छोपशम कर सकता है ना? नहीं, प्रथमोपशम का नियम ये है कि पल्ले का असंख्यात्वा भाग काल बीते, प्रथमोपशम एक बार हुआ, छूट गया, और पल्ले का असंख्यात्वा भाग काल बीतने के बाद ही दोबारा वो हो सकता है प्रथमोपशम। लेकिन वो पल्ले का असंख्यात्वा भाग कितना है, उसमें वो असंख्यात वर्ष है, तो वो पल्ले का असंख्यात्वा भाग काल बीता, लेकिन वो असंख्यात वर्ष तो बीते, पर वो उतने असंख्यात नहीं थे कि तीनों जुड़ सके। तो इन तीनों के बिना जुड़े भी दोबारा से प्रथमोपशम हो सकता है, बिना जुड़े भी। तो वो छयोपशम नहीं प्राप्त करेगा क्या? अगर उसका तीनों है अभी तो वो तो छयोपशमिक सम्यक दृष्टि हो जाएगा ना? इतना सारा काल उसका 3 टुकड़े भले ही रखे हैं, 3 टुकड़े भले ही रखे हैं, लेकिन उसकी विशुद्धि इतनी खराब हो गई है कि इतना टाइम उसने गुजार दिया है और इतने टाइम तक दोबारा नहीं प्राप्त किया है, तो उसकी विशुद्धि बिल्कुल खत्म हो गई है। तो उसको अपनी विशुद्धि के लिए ये वापस से प्रथमोपशम करना पड़ेगा, ऐसा समझ लीजिए। बोलिए भारती आंटी। ये जो टुकड़े होते हैं इसका रेशियो 90, 9 और 1 ऐसे उसमें होता है क्या? हाँ,
मतलब ये रेशो समझाने के लिए एग्जैक्टली यही 90 ऐसा नहीं है, लेकिन इतना टाइप से। फिर उससे थोड़ा हाँ काफी छोटा वो फिर समेट पर। हाँ ओके। मतलब परमाणु भी इस रेशो में होते हैं और अनुभाग भी, अनुभाग की तरफ से भी देखें तो मिथ्यात्व में तो चतुस्थानीय अनुभाग है, और मिश्र प्रकृति कैसी है कि वो दारू का भी एक भाग है मिश्र प्रकृति, और सम्यक प्रकृति है वो लतारू, लता और दारू का थोड़ा पार्ट, तो इसलिए वो मिश्र को जात्यंतर कहते हैं। है तो सर्वघाती, और सर्वघाती में तीनों तरह के होने चाहिए। कौन कौन से तीनों बात कठिन हो जाएगी। अनुभाग की शक्तियां देखी थी ना अपन ने, घातीय कर्मों के अनुभाग 4 प्रकार का है। देखिए रुकिए, अब चल ही गई है बात। शेल, अस्थि, दारू, लता, इसकी बात बता रहे हैं। हाँ तो वो इधर से अपन शुरू करेंगे ना। देखो समझ लो कि ये है अपने पास में, ये दर्शन मोहनीय कर्म है। इसमें ये लता, दारू, अस्थि और शैल, ये लता, दारू, अस्थि और शैल। अब इसमें क्या होता है, ये जो 3 अनुभाग हैं ये तो होते हैं, कौन से होते हैं, स्पर्धक। बोलो प्रीति, सर्वघाती स्पर्धक में कौन कौन से अनुभाग होते हैं। सर्वघाती में अस्थि, शैल और दारू का बहुभाग। हाँ ये अस्थि नहीं, ये अस्थि, ये शैल, ये दारू, ये लता। तो इस दारू का बहुभाग, मतलब ऐसे डैश लगा देते हैं, ये दारू का बहुभाग मतलब बड़ा पार्ट, ये तो है सर्वघाती, और ये दारू का एक भाग और लता का पूरा, ये होता है देशघाती। अब मिथ्यात्व प्रकृति कैसी है, सर्वघाती है कि देशघाती है। बोलिए आशा आंटी, उंगली दिखाइए, सर्वघाती है कि देशघाती है। मिथ्यात्व सर्वघाती है, मिथ्यात्व में तो कंफ्यूजन नहीं है। मिथ्यात्व प्रकृति सर्वघाती है, तो मिथ्यात्व के जो परमाणु होंगे यानी जो स्पर्धक होंगे वो कौन से होंगे, ये शैल, अस्थि और ये दारू के बहुभाग रूप, ये उसमें स्पर्धक हैं, सर्वघाती स्पर्धक हैं। अब ये जब 3 टुकड़े होते हैं मिथ्यात्व के, तो मिश्र प्रकृति और सम्यक प्रकृति उसमें से बनती है। मिश्र प्रकृति कैसी है, सर्वघाती कि देशघाती। सब अपने दिमाग से बता रहे हैं, अभी थोड़े दिन पहले चलाया था मैंने यहाँ सर्वघाती देशघाती। मिश्र प्रकृति सर्वघाती है, सर्वघाती। सर्वघाती है मिश्र प्रकृति। तो सर्वघाती है तो उसमें कौन से स्पर्धक होने चाहिए अपने हिसाब से, शैल, अस्थि और दारू, ये तीनों होने चाहिए ना। सर्वघाती प्रकृतियों में 3 टाइप के स्पर्धक होते हैं, शैल रूप होते हैं, अस्थि रूप होते हैं और दारू का बहुभाग रूप होते हैं। और मिश्र प्रकृति सर्वघाती प्रकृति है तो उसमें भी ये तीनों टाइप के स्पर्धक होने चाहिए, लेकिन नहीं होते हैं। तो कौन से होते हैं, मिश्र प्रकृति में केवल ये दारू का ये जो बचा है ना, ये दारू का जैसे इतना सा पार्ट, ये केवल दारू का टाइप के स्पर्धक मिश्र प्रकृति में होते हैं। इसलिए मिश्र प्रकृति सर्वघाती तो है, लेकिन जात्यंतर उसको बोलते हैं अलग टाइप की है। जात्यंतर मतलब कुछ अलग ही टाइप की, जात्यंतर मिश्र कहा जाता है इसको। आप लोगों ने गुणस्थान की परिभाषा अगर देखी होगी या जिनके पास पुस्तकें हैं देखना, तीसरे गुणस्थान की परिभाषा में वो जात्यंतर प्रकृति इसको कहा गया है। ये क्यों है जात्यंतर, कि है तो जाति सर्वघाती लेकिन कुछ ही अलग ही है, तीनों टाइप के स्पर्धक ही नहीं है, फिर भी सर्वघाती है। और सम्यक प्रकृति देशघाती है, तो उसमें लता का पूरा पार्ट और जो दारू का एक पार्ट जो है वो सम्यक प्रकृति में होता है, वो देशघाती है। बोलिए भारती आंटी।
तो फिर जब अगर मिश्र प्रकृति में भी देशघाती के स्पर्धक है और सम्यक प्रकृति में भी देशघाती के स्पर्धक है, तो एक तो सर्वघाती और एक को देशघाती क्यों मिश्र बोला? में देशघाती के स्पर्धक नहीं है। मिश्र में ये जो सर्वघाती में होने थे ना दारू, मैंने इधर बना दी लाइन, उधर ये देखो, ये सर्वघाती के हैं। तो मिश्र में ये सर्वघाती वाले एक है। सर्वघाती ये यहाँ से लेके यहाँ तक का सर्वघाती का पार्ट है, और मिश्र में ये इधर से इतना पार्ट सर्वघाती वाला, पर केवल दारू वाला है, अस्थि और शैल वाला उसमें नहीं। तो मेरा प्रश्न ये है कि जब उसमें भी तो दारू का आ रहा है, अच्छा ये वाला दारू का, ये इधर वाला सर्वघाती वाला हाँ, दारू का बहुभाग की एक भाग, उसका फर्क पड़ता है। नहीं पर अच्छा नहीं, आपने कहा ना सर्वघाती, जहां तक आपने ये मार्क किया है सर्वघाती, उसका भी तो थोड़ा हिस्सा। थोड़ा मैं बड़ा बना देती हूँ इसको बड़ा कर लेते हैं अपन दारू को। अब ये समझ लीजिए, ये इतना यहाँ तक का है, ये है देशघाती में, और यहाँ से लेके आगे का है सर्वघाती में, है ना? ठीक है, ये यहाँ से आगे का है सर्वघाती में, और यहाँ से लेके है देशघाती में। तो मिश्र में कौन सा है? मिश्र में इतना है, मिश्र में ये इधर का इतना है, अभी दिख रहा है? यानी ये तो है सारा देशघाती, और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सर्वघाती। तो सर्वघाती के में से ही थोड़ा सा पार्ट वो मिश्र का है, लेकिन सर्वघाती के सारे नहीं है, अस्थि टाइप के, शैल टाइप के उसमें नहीं है, इसलिए इसको जात्यंतर कहा जाता है। इसीलिए इसे गुड़ और मिश्रित भी कहते हैं, वो गुड़ और दही का भी उदाहरण देते हैं, इसीलिए कहते हैं कि हाँ, गुड़ मिश्रित, वो मिश्रपना है ना, सम्यक, वो मिथ्यात्व है, वो तो पूरी मिथ्यात्व है, और सम्यक यानी चौथा गुण स्थान है, वहां पूरा का पूरा सम्यक्त्व है, और पहले गुण स्थान में पूरा का पूरा मिथ्यात्व है। और तीसरे गुण स्थान में क्या है? सम्यक मिश्र प्रकृति का उदय। तीसरे गुण स्थान में क्या है? तीसरे गुण स्थान में सम्यक्त्व भी है, मिथ्यात्व भी है, वो मिश्र है, इसलिए वो मीठा भी है, खट्टा भी है। और दूसरे गुण स्थान में क्या है? सम्यक्त्व और मिथ्यात्व में से वहां ना सम्यक्त्व है ना मिथ्यात्व है, ये चार चीजें ऐसी हैं। एक जगह पूरा मिथ्यात्व है, सबसे नीचे, सबसे ऊपर पूरा का पूरा सम्यक्त्व है। पहले में पूरा मिथ्यात्व है, चौथे में पूरा सम्यक्त्व है। और दूसरे और तीसरे में क्या है कि तीसरे में दोनों है, और दूसरे में दोनों ही नहीं है, ना सम्यक्त्व है ना मिथ्यात्व है, दूसरे में खाली अनंतानुबंधी है। ये ऐसी स्थिति है, जैसे होता है ना, सत्य असत्य उभय अनुभव है, चार प्रकार के वचन योग मनोयोग होते हैं ना, सच भी है, झूठ भी है, दोनों भी है और दोनों ही नहीं है, ऐसी स्थिति है यहाँ पे। बोलिए आशा आंटी, अनम्यूट करिए। हाँ, वीडियो बंद हो गई आपकी। हाँ, ये जो प्रथमोच्चम सम्यक्त होता है, उसके बाद गुणस्थान चौथा हो जाता है। हाँ, गुणस्थान तो चौथा सम्यक्त हो गया ना, तो गुणस्थान फिर उसके बाद में वापस गिरते हैं। हाँ, तो फिर तीसरे में आते हैं, या पहले दूसरे? नियम नहीं है, अगर मिथ्यात्व का उदय आ जाए तो पहले में, और अगर अगर मिश्र का उदय आ जाएगा तो तीसरे में, और अनंतानुबंधी का आ गया तो दूसरे में, और सम्यक प्रकृति का उदय आ गया तो चौथे से चौथे में ही, रहेगा, अगर सम्यक प्रकृति का उदय आए। बोले रेणु जी। नहीं, मैं उस समय वही कंफ्यूजन में थी, मैं बोली खाली दारू का ही भाग रहेगा सम्यक मिथ्यात्व में, लता का कुछ भी नहीं आएगा? नहीं, ओनली दारू का जो एक पार्ट आप दियो, समझ लीजिए 5% 7% जो भी। हाँ। बस वही। चलिए, तो इस प्रकार से ये सादी मिथ्या दृष्टि जीव भी यानी उसके पास भी 3 टुकड़े सत्ता में हैं, और 3 टुकड़े सत्ता में होने पर भी वो प्रथमोपशम सम्यक्त्व कर सकता है। लेकिन कब करेगा? कि वो पल्ले का असंख्यात्वा भाग काल बीतने के बाद। कोई भी जीव हो, कोई भी, अगर प्रथमोपशम सम्यक्त एक बार प्राप्त करके छूटा है तो पल्ले का असंख्यात्वा भाग काल से पहले दोबारा से प्रथमोपशम सम्यक्त्व
नहीं प्राप्त कर सकता है। अब वो टुकड़े तो कहने के लिए, समझाने के लिए, यानी इतनी गहराई में ना जाए, तो वो सामान्य कथन करते हैं, टुकड़े नहीं हुए दोबारा से जुड़ेंगे नहीं तो। वरना वास्तविकता यही है कि पल्ले का असंख्यातवा भाग काल बीत जाएगा अगर, तो वो 7 प्रकृतियों का उपशम करके, और अगर थोड़ा और काल बीत गया तो वो 6 प्रकृतियों का उपशम करके, और अधिक काल बीत गया तो फिर 5 प्रकृतियों का उपशम करके दोबारा से प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त करता है। ये बात यहाँ पर बताई है। अब और आगे की चर्चा फिर कल कर लेंगे। भाभी ऐसा नियम थोड़ी है कि उसके बाद होगा ही, हो भी सकता है नहीं भी, क्षयोपशम भी कर सकता है ना पल्ले के असंख्यात विभाग बाद। पल्ले के असंख्यात भाग काल से पहले तो क्षयोपशम ही कर सकता है। नहीं, उसके बाद तो प्रथमोपशम ही करना पड़ेगा। प्रथमोपशम ही होगा, चाहे 3 टुकड़े पड़े हो। हाँ, प्रथमोपशम ही करना, यानी समझ लो कि वो प्रथमोपशम की वैलिडिटी, एक अपने को सर्टिफिकेट मिला है, तो ये वैलिडिटी उसकी कब तक है, वो टाइम पूरा हो गया, उसके बाद में वापस से वो करना पड़ेगा। वो आपका सर्टिफिकेट अब बेकार है। जैसे कभी कभी होता है ना, कोई एग्जाम अपन पास करते हैं तो 1 साल के लिए वैलिड होता है वो सर्टिफिकेट, फिर 1 साल निकल गया तो दोबारा से आपको एग्जाम देना पड़ेगा। नेट वगैरह के जो भी होते हैं, कुछ और भी होते हैं इस तरह के, तो कब तक वैलिड रहेगा? तो उसकी वैलिडिटी पल्ले के असंख्यात भाग काल तक है। अगर वो वैलिडिटी लैप्स हो गई तो दोबारा से अब टुकड़े पड़े हों चाहे नहीं पड़े हों, प्रथमोपशम करना पड़ेगा। बोलिए आशा आंटी, अनम्यूट करिए। हमें ये पता है प्रथमोपशम और क्षयोपशम में क्या फर्क है उसमें? प्रथमोपशम सम्यक्त में वो जितनी भी प्रकृतियां हैं, 5, 6 या 7, इनका उपशम होता है। सभी का उपशम होता है, सभी को दबाया जाता है, और 3 करण परिणाम पूर्वक ही होता है। ये प्रथमोपशम है। और क्षयोपशम क्या है? क्षयोपशम में कुछ का उदय है, कुछ का उपशम है, कुछ का क्षय है। वो जो क्षयोपशम में होता है, किसी का क्षय है, क्षय मतलब उदयाभाविक क्षय है, किसी का सदवस्था रूप उपशम है, और किसी का उदय है। तो उदय किसका होगा? सम्यक प्रकृति का ही उदय होगा। तो वो क्षयोपशम में क्षयोपशम रूप दशा होती है, सर्वथा उपशम नहीं है, क्षयोपशम रूप दशा है, और वो 2 करण पूर्वक ही हो जाता है। ये 3 करण पूर्वक होता है। ऐसा ये अगर इसी पैराग्राफ में आगे यही बात कह रहे हैं कि उसमें अनिवृत्तिकरण नहीं होता है, ये बता रहे हैं। पढ़ लेते हैं अपन इसको, वो पढ़ने में टाइम ज्यादा हो जाता है, बस वही है। और प्रश्न है किसी का? पढ़ लेते हैं, फिर चर्चा कल ही करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि फिर वो पढ़ लेते हैं तो रहा नहीं जाता, फिर आपसे की समझ नहीं आया, इसलिए आज मैंने सोचा पढ़ूंगी ही नहीं आगे। पढ़ती इसलिए हूँ कि थोड़ा सा विषय क्या आ रहा है वो ख्याल में आ जाए कि आगे क्या विषय आने वाला है। देखिए, अथवा ये यहाँ तक हो गया कि वो प्रथमोपशम सम्यक भी होता है। अथवा किसी के सम्यक्त मोहनीय का उदय आता है। सम्यक्त मोहनीय कौन क्या है? जिसे हम सम्यक प्रकृति बोलते हैं, वो मोहनीय का ही भेद है ना। तो सम्यक मोहनीय, मिश्र मोहनीय और मिथ्यात्व, तो मिथ्यात्व है ही, उसके आगे मोहनीय नहीं लगाते हैं, ये 3 होती है। तो किसी के सम्यक मोहनीय का उदय आता है, 2 प्रकृतियों का उदय नहीं होता। कौन सी 2 का उदय नहीं होता? मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, इन 2 का उदय नहीं है। इन 2 का क्या है कि उनके वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय है, उन्हीं के भविष्य में, यानी इन दोनों के ही भविष्य में उदय आने योग्य स्पर्धकों का सदावस्था रूप उपशम है। और ये जो सम्यक मोहनीय है देशघाती प्रकृति, इसका उदय है। तो वो क्या होता है? वो क्षयोपशम सम्यक भी होता है। 2 का उदय नहीं है, इसमें तीनों ही चीजें होती हैं, उपशम भी होता है, क्षयोपशम भी होता है और क्षय भी होता है। क्षयोपशम नहीं, उपशम, क्षय और उदय। क्षयोपशम तो बन रहा है ना, ये बन रहा है। उपशम। अच्छा, हाँ, क्षयोपशम की कल परिभाषा याद कराई थी ना सबको, कल बताया था ना। क्षयोपशम वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, भविष्यकालीन उन्हीं मतलब सर्वघाती स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम, और वर्तमान कालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय। इन 3 रूप कर्म की अवस्था को क्षयोपशम कहते हैं। तब क्षयोपशम सम्यक कैसे बन रहा है कि वर्तमान कालीन मिथ्यात्व और मिश्र प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय, भविष्यकालीन मिथ्यात्व और मिश्र प्रकृति का सदवस्था रूप उपशम, और वर्तमान में सम्यक प्रकृति
देशघाती प्रकृति, उसका उदय। तो ये 3 रूप कर्म की अवस्था बनी, इसका नाम क्षयोक्षम सम्यक्त्व है। तो 2 प्रकृतियों का उदय नहीं होता, वह क्षयोक्षम सम्यक्ति होता है। उसके गुण श्रेणी आदि क्रिया नहीं होती तथा अनिवृत्तिकरण नहीं होता। गुण श्रेणी कहाँ पर बताई थी, कौन से करण में? गुण श्रेणी पहले करण में, दूसरे में कि तीसरे में? दूसरा, बढ़िया। अपूर्व करण में गुण श्रेणी बताई थी, तो उसके अपूर्व करण में गुण श्रेणी भी नहीं होती। क्षयोक्षम सम्यक में अपूर्व करण तो होता है, लेकिन अब क्या क्या बचा? स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात। गुण संक्रमण का तो पहले ही मना कर दिया था, और गुण श्रेणी भी नहीं होती, बस स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात होते हैं, और उसको क्षयोक्षम सम्यक हो जाता है। चलिए बस आगे फिर कल पढ़ेंगे आगे। अनिवृत्तिकरण उसके नहीं होता है, ये 2 ही करण होते हैं। बोलो प्रीति। जोग धरे रहे जोग अनंत गुणाता मैं केवल ज्ञानी, सासुर दृढ़ सोनिक से सरिता श्रुत सिंधु समानी, याते अनंत नयातम लक्षण, सत्य स्वरूप सिद्धांत बखानी। बुद्ध लखे न लखे दूर बुद्ध, सदा जग माही जगे जिनवानी। बुद्ध लखे न लखे दूर बुद्ध, सदा जग माही जगे जिनवानी।